तो ये आज वाली वीडियो ना तो मैं बोलूंगा पूरा स्मैकडाउन का रिव्यू ही है या फिर ये पूरा वॉइस ऑफ रेसलिंग की वीडियो भी नहीं है। आप इसे मिक्स की तरह ले सकते हो, बस फ्लो के साथ ही चलेंगे। और आज ही बैश इन बर्लिन है रात को 10:30 बजे हमारी इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से, तो अमेरिकन की तरह हम आज बैश इन बर्लिन को एंजॉय कर सकते हैं। और मैंने अभी ये भी डिसाइड किया है कि हर एक पेपर व्यू के टाइम पे मैं किसी एक सब्सक्राइबर, एक अपने किसी बंदे को जो है सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो है नहीं। वैसे लास्ट पेपर व्यू में भी मैंने किया था, बट नाउ इट्स अ थिंग कि हर बार पीपीवी के अंदर हम ये करेंगे। तो आप जो है अगर हर जगह पे हो, मतलब जो लॉयल है उस हिसाब से मैं दे दूंगा। और रैंडम होने वाला है बहुत ज़्यादा बिल्कुल। और 10:30 बजे से शो है, तो आज ट्विटर पे भी लाइव शो के दौरान ही ट्वीट्स होंगे, तो वहाँ पे भी आके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ साथ बैश इन बर्लिन की जो प्रेडिक्शंस है वो भी ऑलरेडी आ चुकी है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑन स्पॉटिफाई, तो वहाँ पे भी जाके सुनना। और शायद रैंडी ओटन के बारे में आपको ऐसी बात पता चलने वाली है कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे वहाँ से। ये मैं उनकी चैंपियनशिप विक्ट्री की बात नहीं कर रहा। तो चलो स्मैकडाउन से शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो है बर्लिन से ही हो रही थी स्मैकडाउन, और ये जो कंफ्यूजन चल रहा था वो अब समझ में आया कि क्यों हो रहा था, क्योंकि बर्लिन से ही तो स्मैकडाउन भी होने वाली है। तो एलन नाइट ने वो जो ओपन चैलेंज की बात करी थी वो बैश इन बर्लिन में नहीं बल्कि स्मैकडाउन इन बर्लिन की बात उन्होंने करी थी। आज स्मैकडाउन में जो है उन्होंने आके अपना ओपन चैलेंज किया। कहते हैं 27 सालों से कोई एक बहुत बड़ा मेजर शो नहीं हुआ, अब ये होने जा रहा है। वो कहते हैं कि इससे पहले वॉशिंगटन डीसी में, जो कि कैपिटल है यूएसए की, वहां पर उन्होंने टाइटल को डिफेंड किया, और अब वो जर्मनी की कैपिटल में करने वाले हैं। तो ये कैपिटल थिंग बन चुकी है। और जिस टाइम पे उन्होंने ये बोला ना वॉशिंगटन डीसी जो कि कैपिटल है यूएसए की, उस टाइम पर लोगों ने एलन नाइट को बू किया। और यहां से समझ में आ गया था भाई ये क्राउड के थोड़े से तेवर अलग है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक और हॉट क्राउड था। आपको पता ही है ओवरसीज जब डब्ल्यूडब्ल्यू जाती है तो यही चीज हमको देखने को मिल रही है आजकल। काइजर ने इस ओपन चैलेंज को आंसर किया, और अगर आपको नहीं पता, वैसे तो पता ही होगा, लुडविग काइजर जर्मनी से ही बिलोंग करते हैं। क्या ही उनको मस्त रिएक्शन मिलता है जब उन्होंने बोला कि जर्मन धरती पे एक जर्मन लुडविग काइजर से बेटर कोई नहीं है। उस टाइम पे जो क्राउड ने उनको बहुत बढ़िया वाला रिएक्शन दिया, ये मेरे को देख के बहुत अच्छा लगता है भाई। ट्रिपल एच जो वहां की कंट्री के सुपरस्टार को मौका देते हैं शाइन करने का, ये और ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू को तो बेनिफिट करता ही है, लेकिन उससे ज्यादा बेटर फील होता है उस सुपरस्टार के लिए जो कि इतने टाइम से वहां पे हसल कर रहा है। सपोर्ट उनके लिए बहुत अच्छा था। आज का क्राउड भी जैसे मैंने बोला बहुत बढ़िया ही था। एलन नाइट को बू हो रही थी भाई यहाँ पे लुडविग काइजर के सामने, तो वो देखना थोड़ा सा वियर्ड है, क्योंकि एलन नाइट को बू हो रही है। ऐसी भी बू नहीं कि बिल्कुल नेगेटिव या हील कैरेक्टर जैसा वो साउंड करें, बट हाँ जब लुडविग काइजर बोल रहे थे तो उस टाइम पे उनके जवाब में जो एलन नाइट बोल रहे थे कई बार वहां पे जो है बूज होती है। अब जब मैच भी शुरू होता है तो लुडविग काइजर के लिए लुडविग काइजर वाली क्या बढ़िया वाली चैंट थी, उसको राइम करके एक अच्छा सा गाना बनाया जा सकता है यहाँ पे। सोचो जब एलन नाइट मैच में लुडविग काइजर को मार रहे हैं तो ऐसे मूवमेंट भी आ जा रहे हैं कि लोग लुडविग काइजर को देखना चाह रहे हैं कि ये मारे बंदा, और ये काफी अटपटा सा होता है देखना, क्योंकि अब तक कैरेक्टर में इतने टाइम से जो हम देख, एक तो यूएसए का क्राउड भाई बिल्कुल धजिया उड़ा दी सारे ओवरसीज वाले लोगों ने, जो बाहर जाके जब हमको क्राउड का रिएक्शन देखता है उनको भी शर्म आती है कि भाई इतने टाइम से हम तो कभी ऐसा रिएक्शन नहीं दे पाए। वो रैंडी ऑर्टन खुद बोलते हैं कि यूएसए क्राउड ने कभी मेरा गाना नहीं आया, गाना नहीं गाया। जब मैं बाहर जाके रेसल करना या एंट्रेंस मारना शुरू हुआ तब जाके मेरा गाना गाया जाता है। कमबैक बहुत बढ़िया गया लुडविग काइजर ने, लेकिन एंड ऑब्वियसली यहाँ पर इसका ऐसे ही होना था कि यहाँ पे चैंपियनशिप एलन नाइट ने सक्सेसफुली रिटेन कर लिया अपने बीएफटी फिनिशर के साथ, और उसके बाद भी लोगों ने उनको थोड़ा सा बू किया। तो सोचो किस लेवल का क्राउड था ये, जो अपने बंदे को सपोर्ट करने के लिए किस हद तक जा रहा है। इसके बाद मैच था टैग टीम अपोलो क्रूज एंड कॉर्बिन वर्सेस एंजल गार्जा हुम्बर्तो करियो। इनके नाम में भी थोड़े थोड़े चेंजेस कर रहे हैं। मैच से वो बढ़िया स्पॉट लगा मुझे, जो कि यूजुअली हम देख रहे हैं कि कॉर्बिन जो है अपोलो क्रूज को बाहर की तरफ लॉन्च कर देते हैं, एंड में बढ़िया सा फिनिशर मारा भाई ये एंजल गार्जा और हुम्बर्तो करियो ने। वो उठाया एक ने और एक ने नी मार दी, और ये जो फिनिशर लगा के मैच भी जीत चुके हैं। इसके बाद हमको सोलो सिकोवा का वीडियो पैकेज दिखता है जो कि एक प्रोमो था, और यहाँ पे उन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि नेक्स्ट वीक ब्लड लाइन वर्सेस डीआईवाई वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच होने वाला है, और जब ये मैच एंड हो जाएगा तो उसके बाद जो चारों बंदे हैं वो मुझे एक्नॉलेज करेंगे। कहते हैं कि जब मैं पहली बार मैंने ये ट्राइबल चीफ की गद्दी पे मैं बैठा तो सबसे पहले मैंने अपने ही भाई जिमी ऊसो को ठिकाने लगा दिया, उसके बाद मैंने वाइजमैन पॉल हेमन को ठिकाने लगा दिया, रोमन रेंज वापस आया मैंने उसको भी ठिकाने लगा दिया, और अब जो है मैं ट्राइबल चीफ बन चुका हूं, उल्ला फाला मेरे पास है। अब ये सोचो कि जब मैं अपनी फैमिली के साथ ये कर सकता हूं तो तुम 4 लोगों के साथ मैं क्या करने वाला हूं, ये बोल के वो डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। और साथ में उनका जो मेन फोकस है उसको भी वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं भाई कि कोडी रोड्स और केविन ओवेंस तुम जो भी अपना कर रहे हो निपट रहे हो मुझे नहीं पता, कल बैश इन बर्लिन के बाद जो भी बंदा तुम में से चैंपियन होगा मैं उसी के पीछे आ रहा हूं, और मेरे को वो जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है वो चाहिए। तो क्लियर यहाँ से जो मैसेज है सोलो सिकोवा का वो आ गया
है। और भाई आप इस बात को नोटिस करना, ध्यान देना, सोलो सिकोवा के प्रोमोस बहुत ज्यादा बेटर हो रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अपनी स्किल के ऊपर काम किया, कंसिडरिंग कि सोलो सिकोवा का इससे पहले जो कैरेक्टर था ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ जब वो आते थे तो वो बिल्कुल ही साइलेंट था। तो यहाँ से जो इंप्रूवमेंट है वो काफी हद तक देखी जा सकती है भाई, और इस समय कैरी करने का काम कर रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ पूरी ब्लड लाइन को वो अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट आता है केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स का फेस टू फेस ये था, और मैं जैसे बोल रहा हूँ इस मैच इस फ्यूड के बारे में कि ऐसा लग रहा भाई ये फिलर की तरह है। ये जेन्युइनली जो सेगमेंट है बहुत मस्त था और यहाँ पे कुछ वैलिड पॉइंट्स रखे गए हैं और केविन ओवेंस भाई चार चांद लगा देते हैं अपनी बातों से, और उसका काउंटर भी जिस तरीके से कोडी रोड्स के पास था। सबसे पहले केविन ओवेंस व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, ये वाली लाइन कोडी रोड्स के बोलने से पहले ही खुद बोल देते हैं। कोडी रोड्स बढ़िया तरीके से मैच को हाइप करते हैं और केविन ओवेंस यहाँ पे मुद्दा लेके आते हैं कोडी रोड्स की बैड नी का। ऐसे वो बताते हैं कि कोडी रोड्स बातों को छुपाना चाह रहा है, वो हमेशा अपनी नी को लेके बैठा रहता है बैक स्टेज, तो वो 100% नहीं है इस मैच में जीतने के लिए। बट कोडी रोड्स यहाँ पे कुछ और ही बातें करते हैं, कहते हैं लास्ट वीक मैंने क्या देखा, ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि अगर मैंने केविन ओवेंस तेरी तरफ नहीं देखा होता तो तूने तो मेरे को मार ही दिया होता, मतलब कि वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना केविन ओवेंस तेरे इरादे तो कुछ ठीक लग नहीं रहे। अब केविन ओवेंस कहते हैं देखो यार मैं बार बार बोल चुका हूं, फिर से कहना चाहूंगा, मेरी हिस्ट्री भले ही ऐसी रही है और इसमें से कोफी किंगस्टन ही वो बंदा है जिसको मैं अपोलोजाइज करना चाहूंगा। फिर से उन्होंने बड़ा मजाकिया तरीके से इस चीज को बोला और कहते हैं कोडी रोड्स तेरे साथ जो मेरा रिलेशनशिप है उससे पहले ही मेरा जो तेरे पिताजी है उनके साथ भी रिलेशनशिप है, तो तू ऐसा कैसे सोच सकता है कि मैं ये कर सकता हूं। कोडी रोड्स कहते हैं एक वैलिड रीजन है कि शायद जितना मुझे क्रेडिट मिलता है तेरे हार्डवर्क के बावजूद भी तुझे नहीं मिलता, मतलब ये एक बहुत लेजिट बात उन्होंने बोली। और ये ना फिर स्टोरी लाइन को इंटरेस्टिंग बना रही थी, कैसे एक रियल लाइफ थिंग को इस स्टोरी लाइन के अंदर ये यूज कर रहे हैं। केविन ओवेंस फिर से कहते हैं भाई अपनी नी के बारे में ध्यान दो, मैं एक नी वाले बंदे को, एक पैर वाले बंदे को हराऊंगा बैश एंड बर्लिन में। कहते हैं अगर ऐसा ही था तो अपनी एंट्रेंस पे वो जो तू बिल्कुल घुटने बैठ के टेक के अच्छे से करता था वो चीज तूने क्यों नहीं करी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज केविन ओवेंस ने नोट करी। एंड जो आंसर है कोडी रोड्स का, कहते हैं भाई मेरा पैर रॉक सॉलिड है, मैं तुझे ऐसे ही हराऊंगा, लेकिन मुझे ये बता कि जब मैं तुझे हरा दूंगा बैश एंड बर्लिन में क्या फिर भी हमारी दोस्ती रहेगी। अब केविन ओवेंस ने इसका वैसे तो कोई जवाब नहीं दिया, बट कुछ तो जवाब दिया जो हमारे खाना तक नहीं पहुंचा, क्योंकि माइक ड्रॉप करके वो कोडी रोड्स के कान में बोल के कुछ चले जाते हैं। तो मुझे लगता है जितना डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास इस फ्यूड में कुक करने के लिए है उन्होंने सब कुछ इस वाले स्मैकडाउन के सेगमेंट में झोंक दिया है। अब बाकी इस मैच में जीतेगा कौन, अगेन बैश एंड बर्लिन की प्रेडिक्शन वाला एपिसोड डिस्क्रिप्शन में पहले ही आप लोग वहां से जाकर सुन सकते हो। बट ये वाला ओवरऑल सेगमेंट जो है जितनी भी लिमिटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास रिसोर्सेज है यहाँ पे उस हिसाब से बहुत बढ़िया था। ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर, ऐसा लग रहा है फाइनली जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आ चुका है, फटने को बिल्कुल तैयार है ऑस्टिन थ्योरी। वो कहते हैं भाई चुप हो जा, बहुत बोलता है। तो ऐसा करके आज उन्होंने पहली बार स्टैंड लेने की कोशिश करी अपना, और ये चीज देख के थोड़ा सा एक स्टेप बैक ले लेते हैं ग्रेसन वॉलर। उनको लगता है भाई ये बंदा तो चढ़ जाएगा मेरे ऊपर, बट एट द एंड वो हैंडशेक करके ही बातों को ऐसे समझा लेते हैं, सुलटा लेते हैं। बहुत टाइम से इसका बिल्ड हो रहा है भाई, ट्रिपल एच कुछ भी कर लेना, एक अच्छा काम करना कि यहां से जब ऑस्टिन थ्योरी का फेस टर्न हो रहा है तो उस मोमेंटम को बरकरार रखना, क्योंकि इतने टाइम से हम बोल रहे हैं कि जो ऑस्टिन थ्योरी वो नेक्स्ट बंदा है, वो चीज तब से हो नहीं रही। तो अगर यहाँ पे भी अब उस मोमेंटम के साथ उनको नहीं लेके जाया जाता भाई फिर तो सारे लोग गिव अप ही कर देंगे। तो होपफुली वो चीज यहाँ पे नहीं हो रही। आज हमको स्मैकडाउन के वीडियो पैकेज से ही पता चल गया कि जियोवानी विंची जो है नेक्स्ट वीक अपना डेब्यू करने वाले हैं ऑन स्मैकडाउन। सही बताऊं तो विंची में इससे पहले जब वो इंपीरियम में थे ऐसा कुछ उनके कैरेक्टर के हिसाब से बहुत कभी मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन अब सच में ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंट ही चीज उनके साथ होगी। एंड्राडे एंड कार्मेलो हेस का भी आज मैच था, इनके मल्टीपल मैचेस हो चुके हैं। अब ये मैच फिर से बैंगर था, अपने वर्ड से मैं इसको जस्टिफाई तो कर नहीं सकता। कार्मेलो हेस वाला मैच जीत जाते हैं और काफी अच्छा लग रहा है जिस तरीके से बिना कोई बड़ी स्टोरी लाइन होते हुए भी इनकी स्टोरी लाइन ही है कि हमारे बीच में इतने बढ़िया बढ़िया मैचेस हो चुके हैं और अब जेन्युइनली फैंस ने इसके बारे में केयर करना शुरू कर दिया है। अब होपफुली इनको पेपर व्यू के अंदर भी अगर एक मैच मिल जाए तो फिर वो होगा कि जो इतने हफ्तों से वीकली शोज की बिल्ड है उसको प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर जाके कर रहे हैं। शो के मेन इवेंट में नाया जैक्स वर्सेस मिचिन के बीच में स्ट्रीट फाइट मैच था, बिल्कुल टॉमी ड्रीमर के स्टाइल में जो है मिचिन ने आज अपनी एंट्रेंस करी। अपने उस कार्ड के अंदर उन्होंने सारे जो वेपन्स है वो डाले हुए थे, आते ही जो है कैंडो स्टिक से अटैक करना उन्होंने शुरू कर दिया। मिचिन टेबल लेके आती है जो कि क्राउडी चैंट लगा रहा था, बट उसके बाद नाया जैक्स ने वो टेबल ही अंदर डाल दिया, बट इवेंचुअली वो टेबल आता है। फायर एक्सटिंग्विशर का हमने यूज देखा जो कि स्ट्रीट फाइट वाले मैचेस के अंदर जो है थोड़ा सा और इंटरेस्ट क्रिएट करता है। मिचिन ने भाई पावर बॉम्ब ही मार दिया लिटरली नाया जैक्स को, वो कंधों पे उठा के, बस उन्होंने किसी तरीके से टर्न बगल से उठा के उनको गिरा दिया, टेबल उसमें क्रश हो जाता है। टिफनी ने आके जो है अटैक किया मिचिन के ऊपर और ऐसा लग रहा था कि शायद वो कैश इन कर सकती हैं, बट जब ये चीज नाया जैक्स के साथ उनका आई कांटेक्ट होता है वो समझ जाती है भाई ये इसके सामने तो अगर मैंने कुछ कर दिया तो यही मुझे कच्चा चबा जाएगी। उन्होंने उल्टा हेल्प करी नाया जैक्स की जीतने के लिए, ऐसे हाथ
रख के पिन करवाने की कोशिश करी, वो चीज़ होती नहीं है। बेली का आज समर स्लैम के बाद रिटर्न हो चुका है। उन्होंने टिफिनी स्ट्रैटन को जो है ठिकाने लगाया, मारते मारते वो जो है चले गए। और क्या एनाइलेटर लगाया भाई नाया जैक्स ने। आज उन्होंने लिटरली वो ट्रैश कैन को पहनाया मिचिन के ऊपर और उसके ऊपर ही वो बैठ गई हैं, बिल्कुल मतलब चिपका ही दिया, सैंडविच ही बना दिया उन्होंने मिचिन का। और ये वाला जो मैच है अपनी, इसमें उन्होंने सक्सेसफुली चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया। तो स्मैकडाउन जस्ट ऐसा ही था, मैं कुछ बहुत नहीं बोलूंगा, ऐसे बेकार चीज़ें भी नहीं निकाल सकते, लेकिन वही है कि अरे ऐसा कुछ हो गया। वो चीज़ स्मैकडाउन से पिछले हफ्ते भी मिसिंग थी और वो इस हफ्ते भी मिसिंग है। और अब मैं यहाँ से आपको एक पूरा आपका जो है वो बनाता हूँ, क्या बोलते हैं उसे, एक ग्राफ बनाता हूँ ऊपर की तरफ, जो आपको रोमन रेंज के बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताने वाला है। सबसे पहले तो रोमन रेंज ने विजिट किया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को और यहाँ पर उन्होंने बच्चों के साथ मिले, पिज्ज़ा पार्टी उन्होंने थ्रो करी, सब कुछ हुआ। वैसे बोलते हैं कि यार रोमन रेंज स्मैकडाउन के शो पर नहीं है और उनको स्टोर लाइन वाइज आना चाहिए, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को कहाँ पर अच्छी तरीके से फुलफिल करना है ये बात रोमन रेंज अच्छे तरीके से जानते हैं। और ऐसी अपीयरेंसेस करके मतलब ये पता चलता है उनके नेचर के बारे में ही। लेकिन यार हम फैंस का भी दिल का थोड़ा ध्यान रखो यार, रोमन रेंज ज़्यादा स्मैकडाउन में आ जाओगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ एक और जो अच्छी चीज़ रोमन रेंज के बारे में पता चली है वो है कि उनका जो अभी नया वाला आई एम ग्रेटनेस वाला थीम म्यूजिक आया है यूके में, वो सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला म्यूजिक बन चुका है और चार्ट्स में भी इसके जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। कंपेयर करो अगर मैं इनके हेड ऑफ द टेबल वाले से, तो मैं ये बोलूँगा भाई वो पुराना वाले थोड़ा आइकॉनिक लगता है, या शायद हमको इसकी आदत नहीं है, बट इसके भी नंबर्स जो है काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज के मैच के बारे में कोडी रोड्स का खुद ही कुछ कॉमेंट आता है, कहते हैं रोमन रेंज के दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, जो भी उसके दिमाग में आइडिया है वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। और साथ में कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मैच है, ये हर किसी के दिमाग में है और ये मेरे दिमाग में भी तब से है जब से मैंने रोमन रेंज को वापस देखा है, वो समर स्लैम में आया है। तो बिल्कुल ओपन है कोडी रोड्स इस समय इस मैच को करने के लिए, बट ऑब्वियसली अभी ये वो सही टाइम नहीं है और ना डब्ल्यूडब्ल्यूई इसकी तरफ देख रही है। बट कोडी रोड्स हमेशा इस बात को एडमिट कर रहे हैं भाई, कभी भी जरूरत है, कोई चीज़ लग रही है रोमन रेंज को अपने दिमाग में तो वो मेरे से आके कह सकता है, मैं उस आइडिया के अगेंस्ट कभी भी नहीं हूँ। अब सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रोमन रेंज का रिटर्न। तो 13 सितंबर का शो जो कि यूएसए नेटवर्क के ऊपर होने वाला, मैंने आपको बताया था, वहां पर ऐसे एडवर्टाइज से पहले रोमन रेंज, उसके बाद से वो गायब हैं। बट अब यूएसए नेटवर्क का एक ट्वीट देखो जहां पे वो बताते हैं रोमन रेंज का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बिग डॉग से ट्राइबल चीफ में, कैसे वो गोल्ड बन चुके हैं। और साथ में जो अगली लाइन में वो लिखते हैं कि स्मैकडाउन रिटर्न्स होम टू यूएसए नेटवर्क ऑन सितंबर 13। तो इसका मतलब यहां से वो दोनों चीज़ों को दिखा रहे हैं और ये शायद एक टीज है कि बताते हुए भी वो नहीं बता रहे हैं कि रोमन रेंज स्मैकडाउन में होंगे। और मैंने आई थिंक किसी एक वीडियो में तो ऐसे बोला था कि ऐसा भी हो सकता है कि रोमन रेंज स्टिल यूएसए नेटवर्क वाले शो पर आए, बस डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको एडवर्टाइजमेंट से हटाया, क्योंकि वो एक डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए बहुत बड़ा शो होता है जब भी सीजन प्रीमियर की बात होती है। तो इसलिए जो अपनी होप्स हैं वो स्टिल आप हाई रख सकते हो कि रोमन रेंज भले ही एडवर्टाइजमेंट से जा चुके हैं, लेकिन वो 13 सितंबर वाले स्मैकडाउन के शो पर आएंगे। और इस बैश इन बर्लिन स्मैकडाउन से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने किक ऑफ भी किया बैश इन बर्लिन का। भाई क्या कमाल का क्राउड यहाँ पे था। और रैंडी ओर्टन ने ऐसी बात बोल दी है कि आपका ये बात सुन के जो है दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। वो कहते हैं कि मैंने 5 साल का जो एक्सटेंशन है वो कंपनी के साथ साइन किया, यानी 2029 तक तो गारंटी है कि रैंडी ओर्टन डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में ही होने वाले हैं और शायद उसके बाद भी होंगे ही। और साथ में बोलते हैं कि ना सिर्फ वो 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं गुंथर को हरा के, बल्कि वो 16 और 17 टाइम भी चैंपियन बनने के लिए देख रहे हैं। उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें हैं। और जब मैं ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोचता हूँ तो जब रैंडी ओर्टन जैसा बंदा जिसके पास बहुत सारी क्रिएटिव पावर्स हैं और ऐसा नहीं है वो उसको अब्यूज़ करने वाले हैं किसी भी तरीके से, तो शायद रैंडी ओर्टन अभी एक ऐसा रन देने वाले हैं जैसे कि वो खुद बोलते हैं कि वो अपनी प्राइम में है, वैसा फील करते हैं। और शायद उनको अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में अभी वो सब करना बाकी है जो कि उन्होंने पास्ट में जो किया है शायद उसको छोटा साबित कर सकता है। बाकी बैश इन बर्लिन का प्रेडिक्शन एपिसोड डिस्क्रिप्शन में है, ट्विटर आ जाना 10:30 बजे, लाइव ट्वीट्स होंगे शो के लिए। आपके लिए जो है सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन भी है। ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए। और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।